हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे सीसेट के लिए चर्चा कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम आपको इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, आज की क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव है और आइए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों संचार। संचार का मतलब क्या है? ये संचार है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार या संप्रेषण, या क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं संप्रेषण। दोनों बात एक ही है, या तो कहिए संचार, या तो कहिए संप्रेषण, या तो कहिए कम्युनिकेशन। ठीक, तो संप्रेषण का मतलब ये होता है मित्रों कि हम कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए और वह व्यक्ति हमारी बात को समझ जाए। वही है संप्रेषण, वही है संचार, वही है कम्युनिकेशन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। लिखा है कि मनुष्यों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, सूचनाओं का जो आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। जैसे मोहन नामक एक व्यक्ति है, मोहन नामक एक व्यक्ति है, यह अपने मन के विचार एवं भावों को, या मोहन जो है नामक एक व्यक्ति है, यह अपने मन के विचार एवं भावों को एक मैसेज के माध्यम से सोहन और रमेश और सुरेश को देता है। ठीक, ये बोल रहा है और ये लोग सुन रहे हैं। यदि सोहन, रमेश, सुरेश ये तीनों लोग इसके मैसेज को, इसकी बात को समझ जाएंगे तो उसी को कहते हैं संचार। फीडबैक का मतलब होता है, लास्ट रिजल्ट है संचार के लिए कि फीडबैक होना बहुत जरूरी है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि यदि हो रही है तो संचार हो रहा है। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने बताया कि कम्युनिकेशन आपका जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्बल और एक क्या होता है? नॉन वर्बल। एक क्या होता है दोस्तों? नॉन वर्बल। इसको कहते हैं शाब्दिक, हिंदी में इसको कहते हैं क्या? शाब्दिक संचार। इसको कहते हैं क्या? शाब्दिक संचार कहते हैं मित्रों। और इसको कहते हैं अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार, ये दो प्रकार के संचार होते हैं। इसी संचार में जो शाब्दिक संचार है, इसमें एक कैटेगरी आती है ओरल की, एक रिटन की होती है। ओरल का मतलब होता है मौखिक और रिटन का मतलब होता है लिखित। आप जानते हैं कि संचार का सबसे सशक्त जो माध्यम होता है वह मौखिक होता है। इसको मैंने बढ़िया से आपको बताया है कि मौखिक में क्या होगा, लिखित में क्या होगा। लिखित में मैंने आपको बताया था कि आप कोई मैसेज लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, फैक्स कर रहे हैं, तार कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ये सब आपका लिखित आएगा। अशाब्दिक संचार के लिए हमने आपको 4-5 बातें बताई हैं। एक बताया है काइनेसिक्स और प्रोक्सेमिक्स, बताया पैरा लैंग्वेज, सिंबॉलिक, क्रोनोमिक्स और हैप्टिक। ये जो है 6 प्रकार का नॉन वर्बल होगा। अब देखिए काइनेमिक्स जो है, काइनेसिक्स जो है, ये देखिए ये किस पर निर्भर करता है? या दैहिक भाषा है। क्या है? दैहिक भाषा, कायिक भाषा या दैहिक भाषा। इसका मतलब है कि आदमी काइनेसिक्स में क्या करेगा? अपने शरीर से, अपनी आंखों से, अपने हाथ से, अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से जो कुछ मुद्राएं प्रदर्शित करेगा वह इस तरह का काइनेसिक्स में आएगा, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण होगा।
अब यदि आपसे कोई पूछता है कि दोस्तों कि एक व्यक्ति है सोहन, वह अपने दोस्त मोहन को इशारे से बुलाता है, कैसे? चाक्षुष संपर्क करता है, आंख से इशारा करता है, तो वह किस प्रकार का संप्रेषण है? तो आपको बताना है क्या? नॉन वर्बल। ठीक। अब देखिए ये दिया है हाव भाव, भावनात्मक अभिव्यक्ति। ये सब जो है ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये 2019 के पीसीएस में आया है कि भावनात्मक अभिव्यक्ति किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। तो आपका उत्तर क्या होगा? नॉन वर्बल, अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। यदि आपसे पूछता है कि हाव भाव किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, वर्बल की नॉन वर्बल, तो आपका उत्तर होगा नॉन वर्बल। देह मुद्राएं एवं इशारे किस प्रकार का उदाहरण है? तो आप बताओगे नॉन वर्बल। भाव भंगिमा किस प्रकार का उदाहरण है कम्युनिकेशन का? तो आपको बताना है क्या? नॉन वर्बल। ठीक है, तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। ये देखिए काइनेसिक्स के 6 आधारभूत क्या होते हैं? संवेग होते हैं। ये जो काइनेसिक्स आपने पढ़ा है, जो भाव भंगिमाओं पर आधारित आपने, यह जो काइनेसिक्स है ये किस प्रकार का है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपसे पूछ लेता है कि जो काइनेसिक्स है, कायिक भाषा है, वह किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? तो आपको बताना है नॉन वर्बल। जो अशाब्दिक संचार आप कहते हो हिंदी में, उसी का उदाहरण है। के कितने आधार होते हैं? 6 आधार होते हैं, आधारभूत संवेग होते हैं, जिसमें क्या है? क्रोध। जब कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध करता है तो अगला व्यक्ति खुद समझ जाता है कि यह व्यक्ति क्रोधित है, इससे मुझे कुछ नहीं, इसके पास मुझे नहीं जाना है, इससे कुछ मांगना नहीं है। तो क्या वह आपसे कुछ कहा? नहीं, आपसे वह कुछ कहा नहीं, लेकिन अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा उसने यह बता दिया आपको कि मैं आपको इस वस्तु को देने में समर्थ नहीं हूं। तो इस प्रकार का जो संचार होगा क्या होगा? नॉन वर्बल होगा। यदि आपसे पूछता है कि निम्न में हर्ष किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, तो आपको बताना है नॉन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। उदासी किसका है? इसी का है। विरुचि किसका है? विरुचि का मतलब होता है कि किसी भी चीज में रुचि ना हो। विरुचि का मतलब अरुचि जिसे कह सकते हैं आप। और भय, भय का मतलब डर। भय और आश्चर्य, किसी चीज को देख करके कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित जब हो जाता है तो वह, उसकी शरीर क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। उसकी शारीरिक भाव भंगिमाएं जो होती है वह बदल जाती है मित्रों। तो वह भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है? उदाहरण है। ये सभी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या है? उदाहरण हैं। आपको मैंने बताया कि ये 4-6 चीजों को यदि आप याद किए रहेंगे, क्रोध, हर्ष, उदासी, विरुचि, भय, आश्चर्य, ये किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या है? उदाहरण है। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है। क्या नोट है? कि कम्युनिकेशन संचार में दूसरे व्यक्ति के अत्यधिक नजदीक, अत्यधिक क्या? नजदीक यहाँ पर बात आ रही है। खड़ा होना उसे असहज बना देता है। क्या बना देता है? असहज बना देता है। यदि आप किसी व्यक्ति के एकदम समीप उसके मुंह के पास जाकर के बोलेंगे मित्रों, तो वह व्यक्ति जो है वह आपकी बातों को तो सुनेगा, लेकिन वह आपका जो कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा, वह प्रभावी नहीं होगा। व्यक्ति कैसा महसूस करेगा? असहज महसूस करेगा। हो सकता है वह आपसे कभी बात भी ना करे। तो इस प्रकार का संचार व्यक्ति में दूरियां ला सकता है। तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से अपनी बातों को यदि शेयर करिएगा तो कुछ डिस्टेंस बना करके हमें शेयर करना होता है बातों को। उसके बारे में आगे दिया गया है कि हमें कब कितनी दूरी पर रह करके बात करनी चाहिए।
ठीक है, आइए देखिए, संप्रेषण कम्युनिकेशन के दौरान विपरीत दिशा की ओर झुकना। यदि मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, वह व्यक्ति इधर उधर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मेरी बातों को सुन नहीं रहा ठीक से, तो मुझे यह एहसास हो जाना चाहिए कि यह व्यक्ति मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, यह ऊब चुका है, इसलिए मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए। हमें खुद पर खुद क्या करना चाहिए, समझ जाना चाहिए यह उसके किसको दर्शा रहा है, अरुचि को दर्शा रहा है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति इधर उधर विपरीत दिशा में इधर उधर घूमता है, मुड़ता है बात करने के दौरान, तो आपको ये समझना चाहिए कि इस अमुक व्यक्ति से हमारे बीच में प्रभावी संचार नहीं हो रहा है। ठीक, आइए अगला हमको देखना है, मैंने आपको काइनेसिस पढ़ाया है, उसके बाद प्रोक्सेमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोक्सेमिक्स का मतलब होता है क्या कि इसमें एक क्या होगा, सोर्स होगा, सोर्स जहां से कोई मैसेज आएगा, स्रोत कह सकते हैं, स्रोत, और ये स्रोत है या श्रोता है। क्या है? श्रोता, रिसीवर है। इससे कोई मैसेज रिसीवर के पास गया, इसमें लिखा है स्रोत एवं श्रोता के मध्य भौतिक अंतराल से मिलने वाले संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रोक्सेमिक्स में किया जाता है। इसका मतलब होता है कि स्रोत एवं श्रोता के बीच जो संचार हो रहा है उसमें समय, दूरी और भौतिक कारणों का क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे जो कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें इसे अंतराल की भाषा भी कहते हैं। यदि मान लीजिए यूपीपीसीएस 2024 में यह प्रश्न आ गया कि अंतराल की भाषा क्या है, ऑप्शन दे दिया, प्रोक्सेमिक्स दे दिया, आपको दे दिया सिंबॉलिक दे दिया, क्रोनोमिक्स दे दिया, तो आपको आंसर लगाना क्या है? प्रोक्सेमिक्स। अंतराल की भाषा किसे कहते हैं? प्रोक्सेमिक्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सोर्स और श्रोता के बीच एक भौतिक अंतराल से मिलने वाले संबंधों का इसमें क्या किया जाता है मित्रों? अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसे अंतराल की भाषा भी कहते हैं। ठीक है, आइए ये देखिए, प्रोक्सेमिक्स के बारे में कुछ और बातें यहाँ लिखी हुई है कि यह जो है कालिक संप्रेषण का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन बना देगा, यह भी यूपीपीसीएस एग्जाम में आया हुआ है। यूपीपीसीएस एग्जाम में यदि आ जाएगा 2024 में कि कालिक संप्रेषण का उदाहरण क्या है, तो आप बताओगे क्या? प्रोक्सेमिक्स है। कालिक संप्रेषण का मतलब समय से है। स्थान, समय, भौतिक वातावरण को कम्युनिकेशन में शामिल किया जाता है। किसको शामिल करेंगे? स्थान को शामिल करेंगे, समय को शामिल करेंगे, भौतिक वातावरण को जब कम्युनिकेशन में शामिल कर लेंगे तो यह प्रोक्सेमिक्स कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है? उदाहरण है मित्रों। किसका उदाहरण है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो आप देख रहे हैं कि दूरी, स्थान, अंतराल अंतर्निहित भावों को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। यदि आ जाएगा कि अंतर्निहित भावों को अभिव्यक्त करती है कौन, तो आपको बताना क्या है? दूरी बताना है मित्रों, स्थान बताना है, अंतराल बताना है। ये तीनों चीज व्यक्ति में अंतर्निहित भावों को अभिव्यक्त करती है। और जो प्रोक्सेमिक्स आपने पढ़ रखा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है, उसी के अंतर्गत ये सब आप बातें पढ़ रहे हैं। यह देखिए ग्राफ है कि भौतिक अंतराल जो होता है, भौतिक अंतराल, ये भौतिक अंतराल है और ये संबंधों की मधुरता है। भौतिक अंतराल जितना ज्यादा होगा, संबंधों की मधुरता उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी मित्रों। इसलिए भौतिक अंतराल ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ज़्यादा दूरी बना करके किसी मित्र से नहीं रहना चाहिए। समय समय पर फोन कर देना चाहिए जिससे बातों का आदान प्रदान हो जाए। यदि कोई भी मित्र दूर है, आप उससे बात नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा आपके संबंध की जो मधुरता है वह कम हो जाएगी मित्रों। तो इसलिए संबंध को बनाए रखना है तो आप भौतिक अंतराल को कम करिएगा, समय, दूरी और क्या स्थान आप उससे मिलते जुलते रहिएगा, गिफ्ट खरीद करके देते रहिएगा, चाय पानी करवाते रहिएगा, तब जो है आपका संबंध अच्छा रहेगा। ठीक, आइए ये देखिए भौतिक अंतराल के आधार क्या है मित्रों। भौतिक अंतराल के आधार पर संचार के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। भौतिक अंतराल के आधार पर संचार के कितने भाग हैं? घनिष्ठ संचार। घनिष्ठ संचार यह जो संचार है यह सिविल सर्वेंट को नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो सिविल सर्वेंट है, जो सिविल सर्वेंट है मित्रों को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जब आप जहां पर काम कर रहे हैं, यदि आप साधारण लोगों से ज्यादा दोस्ती बना लेंगे तो वे जो है आपसे क्या करेंगे? उल्टा पुल्टा काम करवाएंगे। इसलिए सिविल सर्वेंट के लिए घनिष्ठ संचार उपयोगी नहीं है। इसके बाद व्यक्तिगत संचार है, उसके बाद सामाजिक संचार है, फिर जन संचार है। यह भौतिक अंतराल किसके लिए आया है? आप जान रहे हो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या सब पढ़ रहे हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइए अब देखिए मैंने एक नोट लिखा है। जो नोट लिखा है यह यूपीपीसीएस 2017 में शायद आया हुआ प्रश्न है। और कि जटिल समस्याओं की स्थिति, जो जटिल समस्याएं हैं की स्थिति में समूह निष्पादन, जो समूह निष्पादन होता है मित्रों वह उच्चतर केंद्रीकृत नेटवर्क में होता है। कि यदि कोई जटिल समस्या है तो उसके लिए समूह निष्पादन करना चाहिए। जैसे कोई भूमि का बहुत तगड़ा विवाद है, उसमें एक व्यक्ति, एक राजस्व निरीक्षक, ऐसा कुछ व्यक्ति नहीं कर सकता अकेला। इसमें कई लोग जाएंगे, अपने अपने मत को रखेंगे, तब उस समस्या का क्या हो जाएगा? निदान हो जाएगा। आइए अगला देखिए, क्रोनोमिक्स। ये अगली बात आई है। जो क्रोनोमिक्स है मित्रों यह भी क्या है? यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात है। यहाँ पर आ जाएगा जब ये बताओ कि क्रोनोमिक्स क्या है तो आपको बताना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें समय को धन के रूप में देखा जाता है। समय को धन के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्रोनोमिक्स में ये बताया गया है कि जो समय है आपका बड़ा मूल्यवान है, बड़ा मूल्यवान है। इसे क्या करना चाहिए? सदुपयोग इसका करना चाहिए। इसमें समय का जीवन में इष्टतम का मतलब होता है कि सदुपयोग करना चाहिए। ये देखिए इसके कितने प्रकार हैं। जो क्रोनोमिक्स मैंने पढ़ा कि क्रोनोमिक्स ये कह रहा है कि समय को धन के रूप में देख रहा है और कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए समय का वह इष्टतम प्रयोग करे। लेकिन ये कहाँ के लोग समय का इष्टतम प्रयोग करेंगे? इसके लिए क्रोनोमिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक मोनोक्रोनोमिक्स है, एक पॉलीक्रोनोमिक्स है। मोनोक्रोनोमिक्स जो देखते हैं वह विकसित देशों में देखते हैं। कि कहाँ पर? विकसित देशों में देखते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गए, ऐसे देशों में, यूरोपीय कंट्रियों में हम देखते हैं कि ये लोग एक समय पर एक ही कार्य करते हैं। ये लोग क्या करते हैं भाई? एक समय पर एक ही कार्य करते हैं।
इनका मानना है कि समय ही धन है और धन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और धन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कुछ भी नहीं है। ये अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करेगा वह तीव्र गति से आगे जाएगा मित्रों। ठीक है, तो विकसित देश हम लोगों से, विकासशील देश के लोगों से इसलिए आगे है क्योंकि वे समय को क्या मानते हैं? धन मानते हैं। समय को धन मानते हैं और एक समय पर एक ही काम करते हैं। उनके यहाँ अवसरों की संख्या में कमी नहीं है बल्कि अधिकता है। लेकिन जो पॉलीक्रोनोमिक्स से कहता है कि ये विकासशील देशों का कॉन्सेप्ट है पॉलीक्रोनोमिक्स का। ये देखिए, विकासशील देश जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब देश हो गए, इसमें अवसरों की संख्या अत्यधिक क्या है? कम है। जब अवसरों की संख्या अत्यधिक कम होगी तो आदमी सोचेगा कि मैं ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं। प्रत्येक काम वह करना चाहेगा और कर कुछ नहीं पाएगा। और जब वह कर कुछ नहीं पाएगा तो उसका विकास भी कुछ नहीं होगा मित्रों। ठीक है, तो उसका विकास भी कुछ नहीं होगा। वह किस लिए हो रहा है आप देख रहे हैं। आइए ये देखिए, हैप्टिक। यह हैप्टिक क्या है? हैप्टिक जो है यह जो है नॉन वर्बल का यह भी है। नॉन वर्बल की बात यहाँ भी हो रही है। हैप्टिक यह संचार को सकारात्मक या नकारात्मक रूप क्या करता है? प्रदान करता है। संचार को सकारात्मक या नकारात्मक रूप प्रदान करता है। जैसे कोई अध्यापक अपने छात्र का पेट थपथपा देता है तो छात्र क्या होता है? मोटिवेट हो जाता है, कहता है कि शाबाश बेटा शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। तो उसका पीठ थपथपाना उसको क्या कर रहा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। पीठ थपथपा रहा है, हाथ से थपथपा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसका मतलब है कि उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी बच्चे को। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें नकारात्मक भी है। नकारात्मक का मतलब होता है कि शरीर के 1/4 भाग के नीचे शरीर के ऊपरी भाग को स्पर्श करना इसमें सकारात्मक बताया गया है, और शरीर के निचले भाग को स्पर्श करना इसमें क्या बताया गया है? नकारात्मक बताया गया है। लेकिन पैर को छूना इसमें नकारात्मक नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी परंपराओं से पैर का छूना एक आदर्श रूप में माना गया है। ठीक है, इसलिए पैर का छूना उसमें अपवाद है। आइए आगे चलते। ये देखिए, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है, इसकी हिंदी होती है पार्श्व भाषा। क्या होती है? पार्श्व भाषा। यह वर्बल एवं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच की योजक कड़ी है। क्या है? पार्श्व भाषा। यदि आ जाएगा एग्जाम्पल में, मान लीजिए यही आ गया यूपी पीसीएस 2024 में आ गया कि 2024 में आया कि आप बताओ कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच योजक कड़ी क्या है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा प्रोक्सेमिक्स रहेगा, सिंबॉलिक रहेगा, पैरा लैंग्वेज रहेगा, क्रोनोमिक्स रहेगा, ये सब दिया रहेगा। तो आप बताएंगे क्या? पैरा लैंग्वेज। जो पैरा लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं मित्रों, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है? एक भाग है। यह भाषिक संप्रेषण का क्या है? एक प्रभावी औजार है। यह भाषिक संप्रेषण का प्रभावी औजार है। इसलिए जो लोक भाषाएं होती हैं वह अत्यंत प्रभावी होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। इसके लिए आवाज की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। व्यक्ति की भाव भंगिमा, जैसे मुस्कुराना हो गया, इशारा करना हुआ, तीव्र ध्वनि की तीव्रता पर कंट्रोल होना चाहिए। यदि व्यक्ति बहुत तेज बोल रहा है और बड़ा बेसुरा बोल रहा है तो उसका संचार अच्छा नहीं होगा मित्रों। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशन। यहाँ दिया है कि जो संचार हम आप पढ़ रहे हैं वह संबंधों के आधार पर क्या होगा। संबंधों के आधार पर आप पढ़ते हैं कि एक फॉर्मल होता है और एक क्या होता है? इनफॉर्मल होता है।
एक फॉर्मल होता है, एक क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल को हिंदी में औपचारिक कहते हैं और इनफॉर्मल को क्या कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। इस प्रकार का कम्युनिकेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है? फॉर्मल का मतलब ये होता है मित्रों कि हम अपनी बात किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से कर रहे हैं। जैसे हम अपने टीचर से जब हम संचार करते हैं तो फॉर्मल बात करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मल बात करते हैं। किसी पद पर बैठे व्यक्ति से हम क्या कहते हैं? फॉर्मल बात करते हैं, फॉर्मल बात करेंगे। लेकिन जब हम अपने दोस्तों में बात करेंगे, अपने घर वालों से बात करेंगे, अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, तो मित्रों वहां पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, जिसे हम हिंदी में अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं या अनौपचारिक संचार कहते हैं। आइए ये देखिए, बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना प्रवाह के आधार पर हम सूचना को कितने भागों में बांट सकते हैं? एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजेंटल, एक क्या है, डायगोनल। डायगोनल को तिर्यक या आरेखी कहते हैं और वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही मित्रों। कल इसी के आगे मैं आपको वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल के आगे डिस्कस करते हुए मैं आपको बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।